हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर्स, जिसको आप कह रहे हो जेनेटिक्स भी आप बोल सकते हो, है ना। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, आपको भी पता होगा, यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। जेनेटिक्स पूरी की पूरी यूनिट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं, तो ध्यान से एक एक चीज़ें देखना। सबसे पहले तो हम समझेंगे, देखो चैप्टर का नाम ही क्या बता रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब कुछ नियम कानून यहाँ पे बताए जाएंगे, किसके, इनहेरिटेंस के और वेरिएशन के। तो पहले इन्हीं टर्म्स को समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो एक एक करके हम लिख तो देंगे, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ होता क्या है। इनहेरिटेंस मतलब सिंपल ये समझो होता क्या है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी के भी, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं कि आँख हो गई, आँखों का रंग कैसा है, कान है, कान का ये जॉइंटेड है या कैसा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो कैरेक्टर्स का आने वाली संतान में उन पर ये कैरेक्टर्स का पहुंचना या ट्रांसफ़र होना, कहाँ से, पेरेंट्स से उनके बच्चों में, इन्हीं कैरेक्टर्स का पहुंचना, ट्रांसफ़र होना, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। वेरिएशन क्या बोलते हैं, वेरिएशन मतलब कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट से कितना डिफ़र कर रहा है, मतलब कितना डिग्री ऑफ डिफ़र कर रहा है कि हाँ उनके जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। अब वो ट्विंस की बात अलग है कि दो जुड़वा बच्चे हों, ये सारी बात अलग है, बट मेनली अगर देखा जा रहा है तो काफ़ी डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखो, इस चैप्टर में शुरू में कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते जैसी शक्ल का ही ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है कोई और ऑर्गेनिज्म की शक्ल का होगा, जिसको आप लाइक बिगेट्स लाइक भी बोलते हो। तो ये सब कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें, हल्का आप रीड भी कर लेना, समझ आ जाएगी, कोई टफ नहीं है। शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, इनहेरिटेंस से, कि इनहेरिटेंस होता क्या है, समझना ध्यान से। देखो अभी जो हमने बात करी, इनहेरिटेंस होता क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में, या मैं कह दूं पेरेंट्स टू प्रोजनी, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट टू इट्स प्रोजनी, ठीक है। और हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी भी वही चीज़ है कि जो भी जीन से आपके जेनेटिक मटेरियल का वहाँ पे ट्रांसफ़र होना। हेरिडिटी भी थोड़ा सा बड़ी टर्म है, तो कहा यह जा सकता है कि जो इनहेरिटेंस जो आप बात कर रहे हो, ये उस हेरिडिटी का एक बेस है, समझ लो, ठीक है, बेसिस है एक तरह से। तो मैं ये बोल सकता हूँ, it form the basis of heredity, it forms the basis of heredity, ठीक है। एक ही बात है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, वेरिएशन क्या होता है, अभी हमने बात करी कि वेरिएशन तो ये हुआ करता था कि बच्चा अपने माँ बाप से कितना अलग अलग सा दिख रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो थोड़ी सी डिफरेंट सी हैं, अलग सी हैं, जो नॉर्मल सी ना हो, उन्हें ही हम वेरिएशन कह रहे हैं। तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कराता है, वेरिएशन कॉज करता है ना। वेरिएशन क्या है, डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स से वो कितना डिफर कर रहा है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, ये वेरिएशन का नाम दे रहे हो। अच्छा, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, आओ देख लेते हैं क्या होता है। इसके टर्म के बारे में बता देता हूँ। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को लेकर बात करती है, या मैं कह दूं बायोलॉजी की वो ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशन को लेकर डील करती है, उनसे रिलेटेड बात करती है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, जेनेटिक्स बोल रहे हो। ठीक है,
branch of biology that deals with heredity and वेरिएशन, उसी को आप जेनेटिक्स बोल रहे हो। यहीं पे 2-3 चीज़ याद रख लेना ज़रा सा, कि आपसे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल, जिनके एक्सपेरिमेंट्स भी आज हम पढ़ेंगे। ग्रीगर, जॉन मेंडल, है ना, मेंडल याद रख लो। दूसरा, मैं अगर ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, ये हम आगे चैप्टर्स में और साइंटिस्ट और इनके बारे में हम देखते जाएंगे, इनके एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते जाएंगे। अभी खाली नाम याद रख लो। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम बोलते हैं बैटसन को, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, कौन है वो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसे हम एक्सपेरिमेंट का बादशाह कह रहे हैं, वो कौन थे, थॉमस हंट मॉर्गन। ये सारे साइंटिस्ट हमें आगे रास्ते में मिलेंगे जब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते चल रहे होंगे, तो ये सारे साइंटिस्ट से हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये कुछ बातें हैं, थोड़ी सी बेसिक सी हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। देन हम चैप्टर में एंटर करेंगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा मैं आगे भी बढ़ जाता हूँ, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ। जेनेटिक्स हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर बात करते हैं, देख लेते हैं क्या है भाई इसमें। देखो, जेनेटिक्स में मेनली 3 पार्ट में आपको यहाँ पर हम इस चैप्टर में चलने वाले हैं। कैसे, एक प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, ये क्या है, मतलब मेंडल के बारे में तो हम पढ़ेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट सारी चीज़ें। ये मेंडल के पहले क्या सोचा करते थे लोग उसके बारे में, एंसिस्टर्स हमारे। उसके बाद आएगा मेंडलिज्म, कि मेंडल के क्या क्या एक्सपेरिमेंट और सारी बातें करेंगे। फिर हम आएंगे पोस्ट मेंडल, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो भी नियम दिए, जो भी चीज़ें बताई, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई या और क्या चीज़ें ऐड हुई, क्या क्या चीज़ें थी, वो हम मेंडल के बाद जो चीज़ें आई हैं उनमें हम पढ़ेंगे, क्या, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में। और मेंडल ने जो सारी बातें करी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेंडल के पहले लोग क्या सोचा करते थे, उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। ये हम अभी चलेंगे चैप्टर में। थोड़ा बता देता हूँ कि प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, ये लगभग बहुत साल पहले ही, लगभग 8000 to 1000 BC, 8000 to 1000 नहीं है, 1000 to 8000 है, ऐसे ही समथिंग है कुछ, एक बार देख लेना, ठीक है, कि 1000 to 8000 है, कुछ होगा। ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट। अब ये सब चक्कर में मत पढ़ना कि ये ईयर उल्टे से सीधा क्या लिखा है, ये जो भी कॉन्सेप्ट हो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये समझना है जो क्राइस्ट थे उनके पहले ये जो जितना समय, ये जो पीरियड चला था, उस टाइम तक एंसेस्टर जो थे हमारे, वो क्या सोचा करते थे, उन बातों पर ध्यान देना। देखो क्या सोचा करते थे, इनको ये बातें कहीं ना कहीं कुछ पता थी कि जो भी बदलाव आ रहे हैं आने वाली पीढ़ियों में, जो भी वेरिएशन मुझे देखने को मिल रही है, इसका कॉज, इसका कारण कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर छुपा हुआ है, ये इनको पता था। अब इनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था कि इसका जेनेटिक बेसिक या इसका मेन चीज़ क्या है, इनको ये रीज़न नहीं पता था। बट हाँ, कारण इनको ये पता चल गया था कि जो भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं
ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इन्होंने जैसे एनिमल्स के बीच में जैसे क्रॉस भी कराने लग गए थे, जिससे इनको अच्छी हाइब्रिड वैरायटी मिलने लग गई थी। ये सब कुछ बातों जानने की वजह से ही ऐसे इन्होंने देखा होगा कि जैसे कोई गाय है जो मे बी बीमार उमार पड़ जाती हो, ठीक है, लेकिन दूध वो अच्छा खासा दे रही हो, लेकिन बीमार पड़ जाती है जिस वजह से उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। दूसरी जगह किसी को नोटिस किया होगा, कोई ऐसा बुल था जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा था और जल्दी बीमार नहीं पड़ता था और सरवाइव अच्छा कर जाता था। तो हो सकता है इन्होंने ऐसे कुछ को आपस में मिलाया और एक कोई नई गाय बना दी जिसमें बीमारी से लड़ने की भी क्षमता आ गई और दूध भी ज़्यादा देने लगी। तो इस तरह के वेरिएशन से इन्होंने हाइब्रिड वैरायटी जो बनाई थी। ऐसे ही एक एग्जांपल है साहिवाल काऊ का, जिसका जिक्र भी किया गया है। तो ऐसा लगता है हमारे पूर्वजों ने ही वो कॉन्सेप्ट दिया था हमें, ठीक है। तो पूर्वजों को भी इसके बारे में पता तो था ही। तो अभी हमने क्या बात करी यहाँ पर कि इनको कॉज कुछ ना कुछ तो पता था, ठीक है। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स knows that the cause of variation hidden in sexual reproduction, ठीक है। इन्हें ये बात पता थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं उसका कारण छिपा हुआ है। इसी का ही तो एक जीता जागता एग्जाम्पल भी था। इन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया था, जिससे एग्जाम्पल ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। साहिवाल काऊ बनाई थी, है ना, साहिवाल काऊ बनी थी जो दूध अच्छा देती थी, एक हाइब्रिड वैरायटी थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब इनको भी कुछ कुछ पता था। अब यही सब बातें एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें देखने के बाद मेंडल जब आए, मेंडल तो चलो बाद में आए, तो इसी बेसिस पे साइंटिफिक लॉजिक पे इन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ों की बात करना शुरू किए कि होता क्या है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एंटर करते हैं कहाँ पे? मेंडलिज्म पे, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो थोड़ा मैं रब कर दे रहा हूँ। मेंडलिज्म पे हम मूव करते हैं। देखो मेंडलिज्म पे हम मूव कर रहे हैं। मेंडल के जो भी नियम कानून ये बाद में देंगे वो सारी बातें, बट इससे पहले थोड़ी सी हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो मेंडल से रिलेटेड थी। जैसे कि इनका ये एक्सपेरिमेंट कब से कब तक चला, ठीक है। 1856 से लेके 1863 तक चला, मतलब ये 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, एक्सपेरिमेंट इनका 7 ईयर्स तक चला था, ठीक है। और कब से कब तक आप कह सकते हो? 1863 से 1856 से 1863 तक चला था, ठीक है। ये ऐसा लगता है कि 18th सेंचुरी के बाद का कॉन्सेप्ट, ऐसा लगता है कि 18th सेंचुरी के बाद क्या आया? 19th सेंचुरी, मतलब चली रही थी, ठीक है। 18 क्रॉस हो गया है, तो कौन सी सेंचुरी चल रही है? 19th सेंचुरी। तो इसको आप मिड 19th सेंचुरी भी बोल सकते हो, है ना, मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। इस टाइम पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी कब तक? 7 साल के लिए अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इसी 7 से अगला पॉइंट याद रखना कि इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे। मैं दोबारा बोलूंगा, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे, जो भी कैरेक्टर्स लिए थे, मान लो वो ऐसे पेयर में थे, वो भी कॉन्ट्रास्टिंग थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट सा लग रहा हो। मतलब अगर कोई चीज़ ब्लैक है तो उसका अपोजिट ऐसा लगता है कि वाइट में नज़र आ रहा है, ठीक है।
हो सकता है किसी की हाइट काफ़ी लंबी हो तो कोई एकदम ही बौना हो, एकदम ही छोटा हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो इन्हीं ऐसे कैरेक्टर्स को इन्होंने क्या बोला था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इन्होंने कितने लिए थे, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। अभी हम देख लेंगे बॉक्स बना के भी कि कौन कौन से उन्होंने लिए थे, ठीक है। ये 7 से याद रखना कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही सेलेक्टेड, ठीक है। इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं वैरायटीज़ की बात करूं, कितनी वैरायटी थी, तो ऐसा लगता है कि 14 वैरायटी थी, ठीक है। पेयर ऑफ कैरेक्टर कह रहा हूं, मतलब अगर कोई ब्लैक है तो उसी का वाइट है, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर में कितनी वैरायटी हो गई, 2 वैरायटी हो गई। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में कितनी वैरायटी हो गई, कितनी प्रजातियां हो गई, तो आप कहोगे 14, ठीक है। अभी हम बॉक्स बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम देख लेंगे। तो अगली मेरी बात क्या है कि 14 वैरायटीज, चलो 14 वैरायटीज इन्होंने ली थी, ये हम लास्ट में बाद में लिख देंगे, ठीक है, बाद में लिख देंगे। ये तो समझ आ गई ना कि वैरायटीज क्या है, वो 14 वैरायटी हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप ये पेयर में ले रहे हो। किस तरीके की इन्होंने ली थी, बातें करते हैं। जैसे इन्होंने लिया प्लांट, कोई प्लांट रहा होगा, ठीक, कोई प्लांट ऐसे रहा होगा जिसमें फ्लावर ऐसा लगता है कि इसके किसी कॉर्नर वाले पोजीशन पर ऐसे फ्लावर बन रहा होगा। ये फीमेल पार्ट और सब कुछ नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट फ्लावर ही बना दे रहा हूँ। देखो ऐसे कुछ फ्लावर में भी बन रहा होगा, और ऐसे कोई दूसरा प्लांट रहा होगा, मान लो कोई छोटा सा प्लांट है, और उस छोटे से प्लांट पे ऐसा समझ लो मैंने उसके टॉप पोजीशन पर ऐसे फ्लावर बना दिया हो, ठीक है। ऐसे कुछ होगा, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इनको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टर्स, ठीक है, उन्होंने कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे, और उन्हीं में से वो जो कॉन्ट्रास्टिंग थे, जो एक दूसरे के अपोजिट थे, तो इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा बंटवारा कर दिया। एक को बोला डोमिनेंट ट्रेट, एक को बोला रेसेसिव ट्रेट। मतलब अगर मैं हाइट की बात करूं, ये बड़ा हाइट है, ये छोटा हाइट है, तो इसको इन्होंने बोला था डोमिनेंट, इसको बोला था इन्होंने रेसेसिव। लेकिन किस कैरेक्टर का डोमिनेंट रेसेसिव, कौन सा कैरेक्टर था, हाइट वाला कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या थे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज़, अगर मैं बोलूँ आँखों का रंग, ठीक है, तो ये क्या है, कैरेक्टर है। अब आँखों का रंग 2 तरीके का हो सकता है, मे बी ब्राउन कलर का हो सकता है आपका ब्लैक कलर का हो, कुछ भी हो सकता है, जस्ट बात बता रहा हूँ। तो वो क्या था, ट्रेट होता था, ठीक है, कि उसके और भी ये सब वैरायटीज थी। तो कैरेक्टर क्या था, आँखों का कलर। हाइट क्या है, ये क्या है, हाइट कैरेक्टर है। और हाइट लंबी है या छोटी है, ये क्या है, ये तो ट्रेट था। वो डोमिनेंट आप ले लो, रेसेसिव आप ले लो। इन्होंने इसी तरीके से देखो मटर पे इन्होंने प्रॉपरली स्टडी करी थी, और मटर का प्लांट हम जानते हैं बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब जिनमें मेल एंड फीमेल गैमेट 2 के दोनों बन रहे होते हैं। अब देखो इन्होंने एक तो डोमिनेंट लिया, डोमिनेंट ट्रेट लिया था, दूसरा रेसेसिव ट्रेट लिया। मतलब डोमिनेंट के आगे जिसकी कोई औकात ही ना रह जाए, ऐसा कोई ट्रेट। देखो कौन कौन से लिए थे इन्होंने। सबसे पहले कोई भी प्लांट है बड़ा होगा, सबसे पहले उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, उसके बाद कहीं फ्लावर लगेंगे, तो हाइट से याद रखना। पहला इन्होंने क्या लिया था, पहला कैरेक्टर लिया था इन्होंने हाइट। अब हाइट हो सकता है वो टॉल हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो वो डोमिनेंट है। अगर वो छोटा है तो हम उसको बोल रहे हैं डॉर्फ, ठीक है। डॉर्फ मतलब ये कह रहे हैं छोटा है, तो वो रेसेसिव ट्रेट हमने बोला। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया,
प्लांट अब बड़ा हुआ, फ्लावर आया, ठीक है। फ्लावर की बात करेंगे, पहले इन्होंने देखा फ्लावर निकल कहाँ पर रहा है, फ्लावर की पोजीशन कहाँ पर है, फ्लावर पोजीशन, ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते भी हो। एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है टर्मिनल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होता है, ये मान लो स्टेम है और यहाँ से कोई ब्रांच निकली, इसी ब्रांच के निकलने के इधर पे ही अगर यहाँ कहीं फ्लावर निकल रहा है तो ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है। और अगर फ्लावर कहीं इधर टॉप पे आ गया तो ये क्या है, टर्मिनल पोजीशन है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे किया था, अगर कोई किनारे निकला है उसको एक्सियल और कोई एकदम टॉप पे निकला है उसको टर्मिनल, दो पोजीशन। तो जो भी प्लांट एक्सियल में फ्लावर निकालता था उसकी हाइट ऊपर से ये तो बढ़ेगी, बट अगर जिनमें टर्मिनल पे आ गया है फ्लावर तो ऐसा लगता है इसके ऊपर इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई भले बढ़ जाए। तो इनको इन्होंने रेसेसिव में डाल दिया था, जिनका फ्लावर टर्मिनल पे हो, और जिनका एक्सियल पे हो उनको इन्होंने डोमिनेंट ट्रेट का नाम दिया था। तो याद रखना, एक्सियल वाला क्या है, डोमिनेंट, और इनका टर्मिनल वाला रेसेसिव। ये याद रखते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे, तो साथ साथ में बना लेना। तीसरा, फ्लावर का कलर कैसा है। इनमें फ्लावर दो तरीके के इनको दिखाई दे रहे थे, एक बैगनी कलर का, वॉयलेट कलर जिसको आप बोल रहे हो, और एक सफ़ेद कलर का, वाइट कलर में दिखाई दे रहा था, मतलब कलरलेस टाइप था तो वाइट बोल दिया। वॉयलेट क्या है, डोमिनेंट रखा, और वाइट कलर कैसा रखा, रेसेसिव रख दिया। अब फ्लावर बने होंगे, फिर आएगा क्या, फ्रूट बनेगा। इनके फ्रूट को आप क्या बोल रहे हो, पॉड। वो जो फली होती है मटर की वो क्या है, पॉड। पॉड का शेप देखा गया, उसका शेप कैसा है, उसके शेप की बात करी। अगर वो पॉड गुब्बारे जैसा फूला है तो उसको आप क्या बोलोगे, जैसे हम बलून को बोलते हैं फुला देते हैं, इन्फ्लेटेड बलून, उसी तरह पॉड अगर फूला हुआ है अच्छा खासा तो वो क्या है, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड, तो पॉड इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और पॉड अगर पिचका हुआ है तो ऐसा लगता है कंस्ट्रिक्टेड है अगर, तो वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। पॉड का कलर कैसा हो, मतलब फली अगर हरे कलर की है तो वो क्या है, डोमिनेंट है। और अगर फली थोड़ी सी येलो कलर से दिखाई दे रही है तो ऐसा लगता है कि वो खराब है मटर, उसको छानबीन के हटा दो, ठीक है, वो जो उसकी फली थी। तो पॉड का कलर जो है वो ग्रीन डोमिनेंट कहलाएगा और येलो कलर रेसेसिव कहलाएगा। फिर इसमें सीड बने होंगे, बीज बने होंगे, है ना। तो देखा गया सीड का शेप कैसा है। अगर मटर का वो जो सीड है वो गोल मटोल सा है, मतलब कि अगर वो राउंड है तो वो डोमिनेंट है, और अगर वो पिचका सिकुड़ा सा है, रिंकल्ड है, तो वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। और अगर अब मैं बात करूं कि सीड का कलर कैसा हो, सीड कलर, तो यहाँ आप कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ कैसे याद रखोगे, जो सीड पक चुका है, ठीक है, पक गया है, वो येलो कलर का हो जाएगा। मतलब कि ऐसे समझो, पानी पूरी खाने जाते हो तो अगर मटर वटर वो रखा होता है, येलो कलर की जो मटर होती है वो क्या है, समझ लो पका हुआ है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट इन्होंने लिया। तो सीड का कलर याद रखना, डोमिनेंट होता है क्या, येलो, और रेसेसिव होता है क्या, ग्रीन। याद रहेंगी ये चीज़ें। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से भी आप ज़रूर बनाना। शुरुआत कैसे करोगे, सबसे पहले प्लांट अपनी हाइट बढ़ाएगा, उस पर फूल लगेंगे, फूल की पोजीशन देखो, फूल का कलर देखो, फिर उस पर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, मतलब पॉड, पॉड का शेप देख लो, पॉड का कलर देख लो, फिर बीज बनेगा, सीड का शेप देख लो, सीड का कलर देख लो, डोमिनेंट और रेसेसिव आप देख लो इनका ट्रेट कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, और साथ ही साथ देख लो रेसेसिव कौन सा है। ये नोट डाउन कर लो। देन हम देखते हैं थोड़ा कि मेंडल किस अप्रोच से इनको प्रॉपरली सेलेक्ट करते थे, किस तरीके से इनका सिलेक्शन करते थे कि हाँ ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है।
अब देखो ये सिलेक्शन सिंपली करते ऐसे थे, अभी हम देखेंगे आगे कैसे कर रहे हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी। ये क्या करते थे, दो प्लांट्स को लेते थे, ठीक है, आपस में इनमें क्या कराते थे, क्रॉस कराते थे। क्रॉस कराना मतलब ये बात जानते थे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब अगर पता हो आपको तो पढ़े तो हो ही, हम पढ़ चुके हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। एक फीमेल गैमिट मतलब जो गैमिट बनाएगा और एक ये मेल वाला बनाएगा। ये एक प्लांट में हुआ करता था और ऐसा ही दूसरे प्लांट में। अगर किसी प्लांट को आपको फीमेल की तरह ट्रीट करना है तो उसमें से मेल वाला हटा दो और उसमें क्या कर दो, ऐसे कवर से बांध दो, और मेल गैमिट जो गैमिट आपको ट्रांसफ़र करना है वो इसमें से हटाओ और इसमें डस्टिंग कर दो। तो ऐसा लगता है इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से आप क्या कर देते थे, पॉलिनेशन करा देते थे अपने हिसाब से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की हरकत करके ये क्या करते थे, उसकी बार बार सबसे पहली उनकी जनरेशन बनाया करते थे, हाइब्रिड जनरेशन। फिर उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया करते थे कि अब आप अपने आप खुद ही पॉलिनेशन करो, मतलब एक फ्लावर अपने मेल वाले गैमिट को फीमेल पे अपने आप फिर डालता रहे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखते थे। और जो प्लांट अपना कैरेक्टर लगातार हर जनरेशन को मेंटेन करता रहता था, तो इनको ये बात समझ आ जाती थी कि वो अपना कैरेक्टर बदल नहीं रहा है, अपना ट्रेट बदल नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या है, प्योर है, वो शुद्ध है, ठीक है। जो बदल रहा था उसको ये हटा दे रहे थे। तो उसी तरह दो तरीके से इन्होंने देखा कि कोई थे जो डोमिनेंट शो कर रहे थे, वो हर बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहो उनका, हर बार वो डोमिनेंट देते थे। तो उनको उन्होंने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज बोल दिया कि ये प्योर लाइन्स हैं। उसी तरह रेसेसिव वाले भी क्या थे, जो ये छोटे वाले कैरेक्टर थे, इनकी भी बार बार जब सेल्फिंग कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराए, तो क्या मिला हमें कि यहाँ पर भी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मिली। तो ऐसी इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स सिलेक्ट करी थी। ये सारी प्रोसेस मतलब इनकी ये स्ट्रेटेजी थी जिसके बेसिस पे पूरा सब कुछ किया करते थे, ठीक है। ये स्टोरी दिमाग में क्लियर रखना, हम बाकी सारी चीज़ें समझेंगे। ये नोट डाउन कर लो, देन आगे बताता हूँ थोड़ा। चले आगे, देखो हम देख रहे थे कि मेंडल की अप्रोच क्या थी, है ना, कि उनका ये काम करने का आखिर तरीका था कैसा। बहुत दिमाग से खेलते थे। देखो साइंटिस्ट हैं तो दिमाग से तो खेलेंगे ही ना। मेंडल की अप्रोच क्या थी, मेंडल्स अप्रोच, मेंडल की अप्रोच क्या थी, अभी मैंने बताया इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस सिलेक्ट की थी। सबसे पहले ये सिलेक्ट करते थे इस तरीके से, ठीक है। कैसे करते थे हम देखेंगे। फर्स्ट ही मेक श्योर दैट all 14 varieties are true breeding या आप कह लो प्योर लाइन्स ऑफ देयर ट्रेट, मतलब अपने ट्रेट के लिए वो ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई प्लांट ऐसे टॉल वाला है और अगर कोई प्लांट ऐसे शॉर्ट वाला है, ठीक है, इस तरीके का अगर प्लांट है और मैं इनको अगर आपस में, चलो मान लो ऐसे ही बता रहा हूँ, क्रॉस कराए कोई भी चीज़ें, ऐसे मान लो ये टॉल बन रहे हैं, ठीक है, टॉल बन रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं शॉर्ट भी बन रहा है। इनकी जब मैं सेल्फिंग कराता रहूँ, मतलब कोई जनरेशन आई, पहली बार इनका कोई जाइगोट बना, फिर बनाया, मतलब बनाते चला गया, ये हर बार टॉल ही दे रहे हैं और ये वाले हर बार शॉर्ट ही दे रहे हैं, हर बार हर जनरेशन में शॉर्ट प्लांट ही दे रहे हैं। तब मैं इन प्लांट को सिलेक्ट करूँगा कि ये वाला अपने ट्रेट के लिए क्या है, ट्रू है। मतलब अगर इसको मैं स्मॉल टी अगर ले लूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा,
ये रेसेसिव वाला हर बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपना जो ट्रेट है उसको संभाल के रखा है, मतलब छोटा है तो छोटा ही है, बदल नहीं रहा है। और अगर कोई बड़ा वाला है तो ये अपना डोमिनेंसी मेंटेन किया है, हर बार ये डोमिनेंट ही है। इस चीज़ को मैं क्या बोलता था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन या फिर प्योर लाइन्स बोलता था। ठीक है, हम आगे अभी क्रॉस वगैरह सब समझेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली अभी यहाँ पे देखते जाओ कि इनकी अप्रोच क्या थी स्टडी करने की, ये अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने ट्रेट के लिए इस तरीके की ऐसी 14 वेराइटीज ली, कहने का मतलब है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, है ना। फिर ऐसे वो करते क्या थे, सिलेक्ट करते थे, ठीक है, हाइब्रिडाइज वगैरह करा के देखते थे, है ना, हाइब्रिडाइज करते थे टू फॉर्म F1 जनरेशन, हाइब्रिडाइज करते थे, F1 जनरेशन बनाते थे, मतलब सबसे पहली जनरेशन, सबसे पहली पीढ़ी लाते थे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चेंज करते थे। ठीक है, हाइब्रिडाइज टू फॉर्म F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन करते थे, फिर F1 जनरेशन के बाद ये क्या करते थे, सेल्फिंग करते थे। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन करते नहीं थे, वो तो अपने आप ही होगा। क्यों, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें तो ये ऐसे समझ लो, फीमेल वाला और मेल वाला तो दोनों ही होगा। तो जब तक आप इन्हें काटोगे नहीं कुछ, तो ऐसा लगता है ये सेल्फ पॉलिनेशन करते रहेंगे। तो सेल्फिंग कराते थे, सेल्फिंग टू फॉर्म F2 जनरेशन, F2 जनरेशन तक लाते थे, देन F3, F4 ऐसे करा के 3-4 जनरेशन तक देख लेते थे कि वो अपनी चीज़ें मेंटेन कर पा रहा है, और अगर है देन वो क्या है, मेरे लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती थी। इस तरीके से क्या करते थे, इनकी अप्रोच थी, इस तरीके से ये सेलेक्ट करते थे। ठीक है, यहीं पे अब इनका हम तरीका देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, यहीं से कंटिन्यू करूँ आगे, देखना। इनमें तो कोई जानने वाली ऐसी बात बची नहीं थी, ये तो हमने डिस्कस किया ही था। थोड़ा सा प्लांट की शक्ल सूरत भी बना के देख लेते हैं, वरना मज़ा नहीं आएगी, है ना। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ये क्या भला है, कुछ नहीं, ये वही टॉपिक है, मतलब आप क्या पढ़ने जा रहे हो, किसी एक जीन का अगले जनरेशन में जाना और उसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ वर्ड्स टर्म्स यूज़ किए जाएंगे कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा समझो सिंपल सा कि डीएनए होता है, डीएनए पर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, डीएनए पर इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे समझो कि मैं ऐसे धागा बना दे रहा हूँ, लो, ठीक है, ओपन करके दिखा दिया। कह रहा हूँ कि जीन क्या होता है, ये हर जगह पर ऐसे लगता है सेगमेंट्स में कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन्हीं सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को आप क्या बोल रहे हो, जीन बोल रहे हो। और ऐसा ही वैसे एलील क्या होते हैं, मिनिमम जीन अगर ऐसे 2 प्रेजेंट है, एलील देखो 2 से ज़्यादा भी होते ही हैं। सिंपल ये समझो, जीन क्या होता था, जीन होता था सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये आप डेफिनेशन कहीं कोने में लिख लेना, हम बाद में इसके बारे में डिस्कस कर भी लेंगे। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी information of a specific कैरेक्टर या कोई भी ट्रेट, मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता था। अलग अलग हो सकता है, मान लो ये पहला वाला जीन हो, कोई हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है दूसरा वाला आंखों के कलर के लिए हो सकता है कोई तीसरा बॉडी के कलर के लिए हो
बट हाँ ध्यान रखना, मैंने कलर स्पेसिफिक अभी नहीं किया है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है। हाइट लंबी हो सकती है, हाइट छोटी हो सकती है, आंखों का कलर काला भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, बॉडी का कलर अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मतलब कि ये सब क्या थे आपके, ऐसा लगता है कि जीन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को दर्शा रहा हो, लेकिन एक जीन के मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हाइट लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। आई क्या है, आई कलर कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ ढेर सारे अलग अलग कलर की भी हो सकती है, बॉडी का कलर भी वेरिएंट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उन्हीं का एक तरह का रूप है, और वो रूप अलग अलग भी हो सकते हैं। एक जीन के दो रूप भी हो सकते हैं, एक जीन के दो से ज़्यादा रूप भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये हम ध्यान रखना है। तो एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का, है ना। और जीन क्या था, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को दर्शा रहा होता है। अब वो कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा बॉडी में किसी की, वो डिपेंड करता था कि अब एलील्स उसमें क्या क्या है। वो सब कॉम्बिनेशंस हो जाया करते थे। क्या ये कुछ बेसिक सी बात है, कुछ दिमाग में समझ आ रही है? देखो, हम चल रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बात कर रहे थे। अब ये वर्ड परेशान ना करे इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। देखना, किसी एक जीन पे पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी, हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हाइट दो तरीके की थी, एक थी जो डोमिनेंट हाइट थी, कैसी, टॉल, एक थी जो रेसेसिव हाइट थी जो कि शॉर्ट थी, ठीक है। उसके सिंबल अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, ऐसे समझ लो। एक लंबी हाइट वाला था, ऐसे समझो 7 फुट का था प्लांट, उसकी मैंने क्रॉसिंग करा दी ऐसे 1.5 फुटिया प्लांट से, मतलब कि 1.5 फुट का कोई प्लांट रहा होगा। मान लो अगर मैंने इसको फीमेल मान लिया तो इसमें का मैंने क्या कर दिया, इमेस्कुलेशन कर दिया, मतलब कि इसमें से मेल वाले पार्ट को हटा दिया, और यहाँ से मैंने पॉलन ग्रेन लिए और इसके ऊपर छिड़क दिए, और यहाँ से मैंने कोई जनरेशन बनाई जहाँ से इनके ऐसे बच्चे बनकर आए, और वो बच्चे मुझे ऐसे नज़र आए कि वो सारे के सारे, वो सारे बच्चे, सब के सब बच्चे ऑल, सारे के सारे टॉल थे, मतलब जितने थे सबके सब 7 फुटिया थे, है ना। तो ये जो आया ये क्या था, F1 जनरेशन में, ठीक है। तो इन्होंने देखा, इन्होंने जब ये क्रॉस कराया तो देखा कि जब मैं इन दोनों को क्रॉस कराया, ठीक है, अलग अलग प्लांट को, तो पहली जनरेशन में क्या हुए, सबके सब मुझे टॉल दिखाई दिए। यहीं पे जब इन्होंने इसकी सेल्फिंग होने दी, सेल्फिंग मतलब कोई भी प्लांट है, इस प्लांट पे कोई भी फूल लगा होगा, ऐसे समझ लो, ये फीमेल वाला रहा होगा और ये मेल वाला ऐसे रहा होगा। सेल्फिंग मतलब क्या होता है, मतलब इसका इसी के ऊपर पॉलिनेट होना। जब इन सबको सेल्फिंग होने दी, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस करी कि अब जो इनको प्लांट दिखाई दिए, इनमें से 3 प्लांट ऐसे थे जो 7 फुटिए थे, और एक प्लांट इनमें से निकल गया 1.5 फुटिया, बाकी 7 फुटिया थे, बाकी सब 7 फुट के थे। मतलब इन 4 में से 3 कॉम्बिनेशन, 4 में से 3 कॉम्बिनेशन कैसे थे, ये तो इनको टॉल दिखे, और 4 में से 1 कॉम्बिनेशन इनको डॉर्फ नज़र आया। अब देखना यहाँ पे इनका थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ऐसा चला, कुछ कंक्लूजन निकाले इन्होंने इसी बात पे। अभी हम कैपिटल T ये सब नहीं लिख रहे हैं, जस्ट इनकी स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या इनके साथ। इन्होंने नोटिस किया कि जब मैंने 2 ट्रेट लिए,
ठीक है, किसी एक कैरेक्टर के दो लिए, एक डोमिनेंट ट्रेट एक रेसेसिव ट्रेट लिया, ठीक है, वो भी प्योर लाइन थे, मतलब इनको हर बार मैंने सेल्फिंग करा के ऑलरेडी चेक कर रखा था कि ये अपना कैरेक्टर लॉस्ट ना कर रहे हो, हर बार टॉल ही बनते रहें। उसी तरह इसको भी किया था, ये दोनों चीज़ हमने करके चेक कर ली थी। चेक करने के बाद जब हमने इसे सिलेक्ट किया और आपस में इन दोनों का क्रॉस कराया, तो सबसे पहली जो जनरेशन आई ऐसा लगा कि सबके सब टॉल थे, मतलब कि यहाँ जो भी चीज़ बनी होगी, जो भी गैमेट बने होंगे, इनको ये चीज़ समझ आई कि इनसे जो भी चीज़ आ रहे थे, मतलब कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल कर रहे थे, कोई तो चीज़ थी जो इनके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, कि मतलब लंबा होगा प्लांट कि छोटा होगा, इनको कंट्रोल करने वाले कुछ तो ऐसे यूनिट्स थे जिनको इन्होंने क्या बोला, डिस्क्रीट यूनिट बोला, मतलब कि पार्टिकल टाइप का जो मिक्स नहीं हो रहा था। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर इनका वाला जीन इनसे मिक्स हो जाता तो इनको कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिलती कि यहाँ पे सारे के सारे 7 फुटिया नहीं मिलते, कोई 5 फुटिया मिल जाता, कोई 6 फुटिया मिल जाता, कोई 4 फुट का मिल जाता, कुछ तो वेरिएशन मिलता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब कि सारे के सारे टॉल दिखे। तो इनको यहाँ पे एक चीज़ समझ आई कि कोई यूनिट तो थी जो ट्रांसफ़र हो रही थी। अगली जनरेशन में इनको ये क्या कंफर्मेशन हुआ कि देखो यहाँ पर इन दोनों के थ्रू कोई चीज़ आई तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक चीज़ ही अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा डाल रही थी, मतलब कि इसके अंदर कोई चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा था इस जनरेशन में। लेकिन जैसे ही मैंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फिंग कराई, तो यहाँ पर जो छुपा हुआ कैरेक्टर था जो यहाँ से आया था, अब वो भी एक्सप्रेस करने लग गया है। मतलब इनको एक चीज़ क्लियर होती नज़र आई कि जब मैं देखता हूँ यहाँ से, ऐसा लगता है कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, और ये यूनिट जोड़ी में प्रेजेंट होती हैं। जोड़ी में प्रेजेंट होती है, हाँ। अगर ये जोड़ी में ना प्रेजेंट होती तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर वो जो दोनों जोड़ी थी, ये कहीं ना कहीं अलग हुई होंगी, तभी ये वाला अपना एक्सप्रेस कर पाया होगा, है ना। अगर वो जोड़ी अलग ही नहीं हुई होती तो ये जान ही नहीं पाते कि ये वाला भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये नहीं आता तो समझ ही नहीं पाते जोड़ी में। ये पता कैसे किया, हम चेक भी करेंगे इसको टेस्ट क्रॉस के थ्रू। इन्होंने टेस्ट क्रॉस और सारी चीज़ें कराई थी, तब पूरा कंक्लूजन निकाला था। हम अभी आगे पढ़ेंगे भी टेस्ट क्रॉस होता कैसे था, ठीक है, ये समझना। तो इन्हें दो बात समझ आई कि कोई तो यूनिट थी जो यहाँ पर कैरेक्टर को लेकर आ रही थी, जैसे कि वो लंबा होगा कि छोटा होगा, और दूसरी बात कि जो ये कैरेक्टर को लाने वाली यूनिट थी जिसको फैक्टर बोल रहे थे, उसका नाम तो पता नहीं था। वो तो हम जानते हैं कि वो फैक्टर नहीं, वो जीन होता था, बट इनके ज़माने में वो उसको फैक्टर बोला करते थे। तो बोल रहे थे कि वो फैक्टर जो थे वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये उन एलील्स की बात कर रहे हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। और इन्होंने ये बात कही कि वही जब सेल्फिंग कराते थे तो जो कैरेक्टर छुपा हुआ था यहाँ पर वो एक्सप्रेस हो रहा था। कहने का मतलब है कि जब मिक्स हुए तो जो गड़बड़ वाले थे, मतलब एक टॉल और एक डॉर्फ, जब ये आपस में आए तो ऐसा लगा कि जो बड़ा वाला था डोमिनेंट, ये पहले जनरेशन में उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। मतलब जब भी आप देखोगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, देखो ये क्या था, इसको आप बोलोगे होमोजाइगस, और अगर इनका मिक्सर है इसको आप बोलोगे हेट्रोजाइगस, और ये दोनों क्या है, होमोजाइगस। तो इन्होंने बोला जब ऐसे डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर दिखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया है, तो आंसर हमेशा टॉल आता था। लेकिन जब कोई डोमिनेंसी नहीं होती थी तब ये डॉर्फ आता था, जैसे कि यहाँ पर। ये हम आगे अभी चलेंगे देखेंगे। तो इनकी कुछ कंक्लूजन कुछ आपको दिमाग में समझ आने लग गई होगी कि क्या थी। देखना, इनको कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आई। कंक्लूजन, आप कंक्लूजन कह लो, या जो कंक्लूजन थी इनकी, यही क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के तीनों पॉइंट थे। ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल पूछे गए हैं यहाँ से। पहला, इन्होंने जो चीज़ नोटिस करी थी, इन्होंने ये कहा था
कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले कुछ यूनिट्स हैं और डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट मतलब जो मिक्स नहीं होते थे, अगर मिक्स होते तो यहाँ पे अलग अलग हाइट के दिख जाते, तो हाइट अलग दिख ही नहीं रही। जब भी हाइट दिखी मुझे तो ऐसा लगता है सबसे छोटा सबसे बड़ा, कॉन्ट्रास्टिंग हाइट दिखी, तो ऐसा मतलब है कि वो डिस्क्रीट यूनिट है, वो मिक्स नहीं होती थी, वो पेयर में प्रेजेंट होती थी। और वो अगले जनरेशन के बाद ऐसा लगता था जो यहाँ पर डोमिनेंसी की वजह से छुप गई थी वो यहाँ पर शो भी होने लगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ से कैरेक्टर्स कि जो कैरेक्टर्स थे आर कंट्रोल्ड बाय discrete units called factors। ये उसी जीन की बात कर रहे हैं लेकिन इन्हें पता नहीं था वो जीन है। दूसरी बात, फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर। ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स जो होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कोई हाइट का ये जो फैक्टर था ये पेयर में प्रेजेंट थे, तभी ये अगली जनरेशन तक आते आते ऐसा लगता है अपना असर अपना रूप दिखाना शुरू करने लग जाते थे। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मतलब इन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी कि अगर आप डिसिमिलर या हेट्रोजाइगस कह लो या मैं कह लूँ डिसिमिलर, इसमें वन डोमिनेट्स दी अदर। ठीक है, एक डोमिनेट करता था अगले वाले पर, किस पे? रेसेसिव वाले पर। ये तीन कॉम्बिनेशन इन्होंने नोटिस करी थी, यही क्या था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहलाया। ठीक है, यही इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाया, यही चीज़ इन्होंने नोटिस करी थी। ठीक है, इनका क्रॉस थोड़ा सा बता देता हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा वही एक्सप्लेन करता हूँ, देन टेस्ट क्रॉस यहीं पे समझा दूंगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पर ही इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दे दिया था, मतलब था उसी चीज़ में कॉन्सेप्ट, वो अभी जरा सा मैं बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लो एक बार। हो गया, चलो। ये वही टॉपिक चल रहे हैं ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें मैं दोनों कॉन्सेप्ट साथ में ही समझाऊंगा। कौन कौन सा? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका नाम ही बता रहा है कौन सा क्रॉस कर रहे हो, एक हाइब्रिड वाला क्रॉस कर रहे हो, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहीं पर बताऊंगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमिट्स के फॉर्मेशन पर बेस्ड था। देखो सिंपल इन्होंने क्या बातें करी जो हमने अभी चीज़ें देखी थी। एक इन्होंने लंबी हाइट का प्लांट लिया था जिसको इन्होंने बोला कि मैंने टॉल प्लांट लिया है। ठीक है, उसको इन्होंने क्रॉस कराया था ऐसे 1.5 फुटिया वाले प्लांट से जिसको इन्होंने डॉर्फ प्लांट बोला है। ठीक है, अब ये अपने अपने के लिए प्योर थे, मतलब कि प्योर होंगे तो जितनी बार आप इनका सेल्फ रिप्रोडक्शन कराते रहोगे, मतलब आप ये टी और टी, मान लो ये कैपिटल टी के लिए लिया था, इनका जितनी बार आप सेल्फ रिप्रोडक्शन कराते जाओगे हर बार एक ही तरह का तो गैमेट बनेगा, तो हर बार एक ही तरह का प्लांट बनेगा। तो ये प्योर थे, ये भी प्योर थे, सेम चीज़। तो इनका गैमेट अगर मैं मान लूँ अगर टॉल है तो मैंने इसको कैपिटल टी ले लिया। ठीक है, कैपिटल टी, और इनको मैंने ले लिया स्मॉल टी, ऐसे समझ लो। ठीक, अब देखना ये अपने गैमीट अगर बनाएंगे, ये अपने गैमीट बनाएंगे तो किस तरीके के बनाएंगे गैमीट? ये अगर जितने भी तरीके के गैमीट बनाएंगे यही तो गैमीट बनेंगे इनके, टी वाले, और इसके अलावा कोई गैमीट थोड़ी बना पाएंगे। उसी तरह ये भी बनाएंगे गैमीट, स्मॉल टी वाले, ऐसा लगता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट, ऐसे ही समझने के लिए।
गैमिट ये इनके अलग अलग बनाएंगे। अब ये गैमिट जब आपस में कंबाइन करते होंगे तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगी, और ऐसा लगता था कि ये इससे जुड़ेगा, ये जाइगोट बनेगा, ये वाला इससे जुड़ सकता है, ये जाइगोट बनेगा, ये वाला इससे जुड़ सकता है, ये जाइगोट बनेगा, ये वाला इससे जुड़ सकता है, ये जाइगोट बनेगा। ओवरऑल ये जो बनी जनरेशन ये क्या थी? F1 जनरेशन थी। और F1 जनरेशन में हमने देखा ही था अभी सारे के सारे टॉल थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंसी इनकी थी कैपिटल T वालों की F1 जनरेशन में। तो ये क्या था? जाइगोट था। और ये क्या है? होमोजाइगस थे, है ना, होमोजाइगस थे। ये क्या है? हेट्रोजाइगस थे, मतलब डिफरेंट वाले थे। अब इनकी अगर आप सेल्फिंग कराओगे, ये सब कैसे प्लांट रहे होंगे? ये सब के सब ऐसे टॉल रहे होंगे, है ना, ये सब के सब टॉल रहे होंगे। और इनके ऊपर जितने भी, मान लो मैं ऐसे फ्लावर बना रहा हूँ, मान लो ऐसे फीमेल वाला पार्ट है और ऐसे मेल वाला पार्ट है, तो पूरा का पूरा जब प्लांट ही कैपिटल T स्मॉल t है तो इसके सभी ऑर्गन्स भी तो कैपिटल T स्मॉल t शो कर रहे होंगे, कुछ अलग थोड़ी शो करेंगे। तो जब मैं इनकी आपस में सेल्फिंग कराऊंगा, जब मैं इनकी सेल्फिंग कराया करूंगा, ठीक है, सेल्फिंग कराऊंगा तो होगा क्या? आपको भी ये चीज़ पता है कि ये वाला जो जाइगोट था ये दो तरीके के गैमीट बनाएगा। कैसे कैसे? एक तो कैपिटल T, एक स्मॉल t, चाहे वो मेल वाला हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसी तरह के गैमीट बनाएंगे। अब देखो ये समझने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक साइंटिस्ट आए थे जिसको आप पनेट बोल रहे हो, उन्होंने एक स्क्वायर में इसी गैमीट के कॉम्बिनेशन बनाने का एग्जाम्पल, मतलब तरीका बता दिया था कि आप इतना ये सब कंफ्यूजन करने से बेहतर है आप इन्हीं गैमीट्स के यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तो सेम होमोजाइगस था तो आपने सिंपली बना लिया था, लेकिन अब यहाँ पर बनाने जाओगे थोड़ी कंफ्यूजन सी होने लग जाएगी। तो सिंपल आप एक काम करो, एक ऐसे डब्बा ले लो, ठीक है, उस डब्बे को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तरफ आप रख लो मेल वाले जो गैमीट आए, एक तरफ आप रख लो फीमेल वाले गैमीट। मेल वाले गैमीट भी ऐसे ही बनेंगे क्योंकि ये भी कैपिटल T स्मॉल t है, ये भी कैपिटल T स्मॉल t है, तो मेल वाला भी कैपिटल T स्मॉल t में टूटेगा, फीमेल वाला भी इसी में टूटेगा, है कि नहीं? कितने तरीके के प्लांट अब पॉसिबल हो सकते हैं F2 जनरेशन में? ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन के लिए, है ना, याद करो बताया था F2 जनरेशन में 3 तरीके के प्लांट ऐसे दिखे जो लंबे थे, चौथा छोटा था। अब हम उसका क्या देख रहे हैं, कैसे उसके जीन्स, उनका कैसा जाइगोट रहा होगा। कैपिटल T से मिला, ऐसा लगता है 2 कैपिटल T बना, कैपिटल T स्मॉल t से बना, ऐसा लगा कैपिटल T स्मॉल t ये बना, कैपिटल T और स्मॉल t मिला, ये ऐसा बना, स्मॉल t लगा, ऐसा लगा सबसे छोटा तो ये बना है। यहाँ पे मुझे नज़र आया कि कैपिटल T वाले तो डोमिनेंसी शो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे 2-3 तरीके के सवाल पूछूं, ये गैमीट बनाना जान जाओगे ना, ये ऐसे ही बने होंगे। देखो अगर मैं आपसे यहीं पे, ये तो ऐसे बना लोगे, ऐसे रहा होगा, यही इन्होंने बनाए थे। देखो मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि टोटल कितने जाइगोट बने हैं, यहाँ पे बना दूं। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ टोटल जाइगोट कितने बने हैं, आप बोलोगे टोटल जाइगोट 1 2 3 4 जाइगोट बने। लो भाई मैंने लिख दिया 4 जाइगोट। मुझे बताओ कि फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसा है, देखने में ये कैसे हैं। तो ऐसे लगता है ये प्लांट्स कुछ ऐसे ही तो रहे होंगे, 1 टॉल 2 टॉल 3 टॉल और चौथा ऐसे बौना सा, है ना। ये 3 टॉल रहे होंगे और एक छोटू सा रहा होगा, स्मॉल टी वाला,
और ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही बने होंगे। तो मुझे बताओ फिनोटाइप कैसा है, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। कहने का मतलब है मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं और डॉर्फ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मुझे बता दो कि फिनोटाइप का रेशियो निकाल दो, रेशियो निकाल दो। फिनोटाइप का रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले टॉल वाले लिख लो। कौन कौन से गैमीट है टॉल वाले, एक तो कैपिटल टी वाला है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और एक है, सॉरी अभी हम क्या जीनोटाइप नहीं देख रहे हैं, फिनोटाइप देख रहे हैं। फिनोटाइप में सिंपल क्या देखेंगे, मुझे बताओ टॉल वाले कितने हैं। टॉल वाले हैं 4 में से 3, 4 में से 3। डॉर्फ वाले कितने हैं, 4 में से 1। डॉर्फ वाले कितने हैं, 4 में से 1। नीचे के दोनों 4 काट दूं तो ऐसा लगता है 3:1 का रेशियो आता है किसका, फिनोटाइप का। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ जीनोटाइप क्या बनेंगे। अब आप यहाँ पे जीनोटाइप लिखोगे, ये सब क्या है, जीनोटाइप है। तो आप जीनोटाइप लिखोगे, एक तो कैपिटल टी वाला जीनोटाइप है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, तीसरा स्मॉल टी। मतलब ये 3 तरीके के जीनोटाइप बने हैं। तो आप बोलोगे 3 जीनोटाइप बने हैं, है ना, 3 जीनोटाइप। अच्छा मुझे बताओ जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा। ये सब सवाल हैं ये जो लिख रहा हूँ, सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताओ कि टोटल जाइगोट कितने बन रहे होंगे, फिनोटाइप बताओ। ये सब कब, F2 जनरेशन में बताओ, जब F2 जनरेशन में सेल्फिंग के बाद आया होगा तो क्या केसेस बन रहे होंगे। जीनोटाइप के रेशियो बताओ, कैपिटल टी वाला कितना होगा। आप बोलोगे इन 4 में से कोई एक बना है, 4 में से कोई एक बना है। मुझे बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, 4 में से कोई 2 बना है, 4 में से कोई 2 बना है। स्मॉल टी वाला 4 में से कोई एक बना है। नीचे के सब 4 काट दो, ऐसा लगता है रेशियो आ गया 1:2:1 का। तो ये कौन सा है, जीनोटिपिक रेशियो है, कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। देखना ध्यान से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मैं बताने वाला था, होता क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि इनका कहने का बस ये मतलब था कि जब हम देख रहे थे कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पर क्या होता है, ये जो फैक्टर्स थे या जो एलील्स आप कह रहे हो, ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाया करते थे। मतलब चाहे आप होमोजाइगस कंडीशन ले लो या आप ले लो हेट्रोजाइगस की, हेट्रोजाइगस से ही बता दूं, कोई भी पकड़ लो ना, गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान ऐसा लगता है ये ऐसे सेपरेट हो जाया करते थे। कौन, ये जो क्या थे, एलील्स या आप कह लो इनको क्या, फैक्टर्स, ये जो बोल रहे थे, है ना। देखो फैक्टर्स और एलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये अलग अलग होते हैं और इनमें से कोई एक ही एक गैमीट में जा पाता है, किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ नहीं है, बस यही बताता है कि फैक्टर्स और एलील सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके बेस पर था। फर्स्ट वाला जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर इन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, कि गैमीट सेपरेट हुआ करते थे, अलग अलग जाया करते थे, जिसके वजह से अपना कैरेक्टर शो कर रहे थे वो। ठीक है, तो ये कहानी थी, इसे एक बार नोट डाउन कर लो। यहीं से मैं बता देता हूँ टेस्ट क्रॉस ये कैसे करते थे, किस तरीके से पता करते थे कि जो टॉल वाले थे उनका क्या जीनोटाइप रहा होगा एक्चुअल में, और जो स्मॉल वाले थे उनका एक्चुअल में क्या जीनोटाइप रहा होगा। ये तो हमने कॉम्बिनेशन बनाने में लिख तो लिया,
लेकिन इनको एक्चुअल में पता कैसे चला कि कौन सा टॉल का ये वाला रहा होगा, कौन सा डॉर्फ का रहा होगा? इसी के लिए टेस्ट क्रॉस किया था इन्होंने, वो अभी हम समझ लेते हैं कैसे किया था। एक बार नोट डाउन कर लो ये। चलें आगे। आओ टेस्ट क्रॉस बता देता हूँ, इन्होंने टेस्ट क्रॉस कैसे किया होगा। देखना, अब हम देखने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। पता तो कर रहे हैं, पता करेंगे ये कि कैसे कौन से गैमेट बन रहे होंगे। देखना, इन्होंने लिया कोई भी प्योर वाला, प्योर ब्रीडिंग लाइन मतलब कोई भी टॉल वाला लिया है तो कैपिटल टी होगा, और ये वाला अगर लिया है तो ऐसा लगता है स्मॉल टी होगा। अभी मैं जीनोटाइप अभी इनका तुरंत नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये क्रॉस करते थे तो ऐसा लगता था कि ये जो F1 जनरेशन आती थी इसमें सभी टॉल निकलते थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं था F1 जनरेशन में, ये तो मुझे पता था। दोबारा जब ये अब सेल्फिंग कराते थे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे, तब यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आती थी। क्या कि 3 तो टॉल नज़र आए और एक ऐसे छोटू सा नज़र आ जाता था। ये मिक्स तो नहीं हो रहा यहाँ पे? ठीक, तो इस तरीके से नज़र आया करता था। तो यहाँ पर ये दिखता था कि ये टॉल है और ये ऐसा लगता था डॉर्फ है। ये सब रेशियो वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं। ये कौन सी जनरेशन हुआ करती थी? F2 जनरेशन हुआ करती थी, याद है कि नहीं? अब देखना, जब ये अब दोबारा और सेल्फिंग कराया करते थे तो इनको और क्या नज़र आता था कि इन्हीं टॉल में से, ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इन्हीं टॉल में से कुछ तो ऐसे जो अपना पूरा का पूरा टॉल डोमिनेंस दिखा रहे थे, लेकिन कुछ टॉल ऐसे थे जो अभी भी एक आध रेसेसिव शो करते थे। जो डॉर्फ थे उनकी सेल्फिंग से, यहाँ पर हम सेल्फिंग करा रहे हैं सब में, जो डॉर्फ थे उनकी सेल्फिंग से भी मुझे ये समझ आया कि सबके सब क्या हैं, हमेशा क्या दे रहे हैं? रेसेसिव दे रहे हैं। अब जब हम बार बार ये चीज़ करा रहे थे तो हमें गड़बड़ कहाँ नज़र आ रही थी पता है? कि डाउट हमें किस पर हो रहा था? डाउट हो रहा था कि टॉल वाले पे। इनका जीनोटाइप ही नहीं समझ आ रहा था। इनका तो एक बार में समझ आ गया था कि ये जो डॉर्फ वाले थे इनकी आप सेल्फिंग कराते जा रहे हो, बार बार इनके बीज आप बोते चले जा रहे हो, हर बार जो प्लांट निकल रहा था छोटा छोटा निकल रहा था। इसका मतलब इनको समझ आया कि इनके जीनोटाइप में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये कहीं ना कहीं होमोजाइगस रहे होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं था। ये इतना फिक्स समझ गए थे कि ये हर बार ठीक था। गड़बड़ किस में थी? टॉल वाले में। इनको एग्जैक्ट नहीं पता था कि कौन सा किस तरीके का था। इस बेस पे इन्होंने टेस्ट क्रॉस लिया। कैसे पता करें? आओ देखते हैं। 2 कॉम्बिनेशन लेंगे, इसको मैं किनारे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने पहला क्राइटेरिया क्या लिया? पहला क्राइटेरिया लिया कि कोई एक टॉल प्लांट लिया, इनको नहीं पता है जीनोटाइप क्या है, और एक शॉर्ट प्लांट लिया। शॉर्ट वाला क्यों लिया? क्योंकि छोटे वाले का आप जान चुके थे कि ये बदलते ही नहीं है, इनकी कितनी बार भी सेल्फिंग कराई ये नहीं बदल रहा है, इसमें डाउट है मुझे। कोई भी रैंडम मैंने उठा लिया, मुझे इसका जीनोटाइप पता करना है। इसका तो मुझे ये मैं जान गया कि ये नहीं चेंज हो रहा। और अगर टॉल है तो इसके पास, ये मैं जानता हूँ, पेयर में होते थे जिन, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पेयर में होते थे। ये मुझे पता है कि एक तो कैपिटल टी होगा, दूसरा क्या होगा इस पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। इनका तो चलो मुझे पता चला है, इनका मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता इनका ये वाला कौन सा हो सकता है, मुझे डाउट है, सिंपल सी बात है। ये अपने गैमेट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अब गैमेट्स वगैरह सब कुछ बनाने में तो चलो कोई नहीं, एक ये कैपिटल टी वाला बनाएंगे,
एक में कोई भी नहीं बनेगा, और ये दो तरीके के बनाएंगे, स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, F1 जनरेशन आया करेगी। F1 जनरेशन में ये सब कंबाइन होंगे, ये वाला इससे जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, डैश स्मॉल टी बना देगा। फिर एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, यहीं से कॉम्बिनेशन ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इससे जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी बारी आई, ये इससे जुड़ेगा, ये स्मॉल टी बनाया। ये वाला अब इससे जुड़ेगा, ये स्मॉल टी बनाया। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आए, मतलब कि ये था कौन सा, F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन था। ठीक है, F1 जनरेशन था, कैसा भी था। इनको ये बात समझ आई कि जब मैंने सेल्फिंग कराई, तो जब मैंने बीज बोए, तो बीज बोने के बाद मुझे सबके सब टॉल नज़र आए। और ये बात मैं जानता हूँ कि रेसेसिव वाला ये तो चेंज नहीं होता था, गड़बड़ मुझे इसी में थी। और अगर सारे प्लांट लंबे ही हैं, कोई छोटा है ही नहीं, तो इतना तो कंफर्म आप मान के चलो कि कैसा भी गैमिट, कैसा भी गड़बड़ होगा, एक डोमिनेंट वाला शो जरूर कर रहा होगा, तभी ये लंबे हैं। मतलब कैपिटल टी होगा तो होगा, यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर तो है ही है। यहाँ मुझे डाउट था, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल टी रहा होगा, तभी तो ये लंबा प्लांट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर भी कैपिटल टी रहा होगा, तभी तो ये लंबा प्लांट शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो गैमीट भी बना होगा, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी रहा होगा। एक कंडीशन ये समझ आई। दूसरी बात, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर करूँ फिर से, कि मैंने लिया प्लांट और इसको मैंने छोटे वाले से क्रॉस कराया, इसका मुझे पता था, इसका मुझे कैपिटल टी और ये अभी नहीं पता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने गैमिट्स बनाएंगे, ये वाले और ये वाले, ये भी अपने गैमिट्स बनाएंगे, ये वाले। इन सबको मैं दोबारा से ऐसा लगता है कंबाइन करूँगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना करेगा जाइगोट, और एक ये वाला फिर बना करेगा। अब इसमें दोबारा मुझे गड़बड़ नज़र आया करेगी, पर इस बार मैं जज किस तरीके से कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, दोबारा दूसरा कोई प्लांट लिया, अब इनको मैंने क्रॉस कराया और मैंने जो भी बीज बने उन सारे बीज को बो दिया, और जो प्लांट बने उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। F1 जनरेशन के बाद ये क्या आई थी, F1 जनरेशन, जो मुझे हमेशा से F1 जनरेशन में टॉल दिखाई दिया करते थे। जैसे ही मैंने ये रेसेसिव ट्रेट वाला और कोई गड़बड़ ले लिया, यहाँ पे मुझे नज़र क्या आया कि जो प्लांट्स बने थे 7 फुट वाले, तो मुझे 2 नज़र आए, बाकी 2 प्लांट मुझे नज़र आए, ये छोटे छोटे नज़र आए। यहाँ पे गड़बड़ हुई, यहीं से इनका दिमाग चमका, यहीं से इनको बात समझ में आई कि एक बात तो मुझे पता थी कि जो रेसेसिव वाला था, ये हमेशा जब भी गैमेट बना के जो भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, अगर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अगर उसके साथ डोमिनेंट वाला नहीं है, तो हमेशा ये कब छोटा प्लांट शो करेगा। छोटा प्लांट शो करने का सिर्फ एक कैटेगरी है कि दोनों के दोनों गैमेट इसके पास में अगर हैं, जाइगोट में स्मॉल टी होना अनिवार्य है, तभी ये छोटा बनाएगा। अगर एक भी गड़बड़ है, अगर कैपिटल टी गलती से भी आ गया, प्लांट लंबा हो जाएगा। प्लांट लंबा होने की 2 कैटेगरी। इनको जो डाउट था वो कुछ कुछ क्लियर होने लगा, मतलब कि यहाँ पे जो इनको डाउट था ये कंफर्म हो गए थे कि भाई ये अगर छोटा प्लांट आया है तो गारंटी मैं बता रहा हूँ, ये डैश वाले में आप डाउट ही मत करो, यहाँ पक्का स्मॉल टी होगा, पक्का स्मॉल टी होगा, पक्का स्मॉल टी होगा। मतलब इनको समझ आया कि अगर आप टॉल की बात कर रहे हो तो ये 2 तरीके के जीनोटाइप बनाया करते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर आप डॉर्फ की बात कर रहे हो तो ये एक तरीके का बनाया करता था जिसको आप बोलोगे ऑलवेज स्मॉल टी। ठीक है, ये सेल्फिंग से ये पता चल गया था। तो टेस्ट क्रॉस के ज़रिए हमें ये मालूम पड़ गया कि टॉल
दो तरीके का गैमेट या जीनोटाइप बना रहा होगा। कौन सा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। लेकिन जो डॉर्फ वाला है वो हमेशा कैसा बना रहा होगा? इस तरीके का, क्योंकि वो जितनी बार ये सेल्फिंग कराया करते थे, इन्हें डॉर्फ में, छोटे प्लांट में कभी अंतर नहीं मिला, ये हर बार छोटा प्लांट ही दिया करते थे। लेकिन इनको गड़बड़ कब नज़र आई? जब ये किसी बड़े प्लांट को छोटे से कराते थे तो कभी तो हर बार बड़े दिखते थे, कभी तो बड़े के साथ साथ छोटा भी आ जाता था। तो इनका आपसे कॉम्बिनेशन पूछेगा कि इन चार में से ऐसा लगता है, चार में से दो तो ये थे, चार में से दो तो ये थे, है ना। तो यहां पे आपसे पूछे कि टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पूछा जाएगा टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आया। आप बोलोगे कि मुझे चार कॉम्बिनेशन में से दो कॉम्बिनेशन टॉल के दिखे और चार कॉम्बिनेशन में से दो कॉम्बिनेशन किसके दिखे? डॉर्फ के दिखे, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ सारा काटा पीटी करके 1:1 का रेशियो मेरे पास आके निकलता है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे ये चीज़ कि टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, 1:1 का आता है मोनो हाइब्रिड के केस में। याद रहेगा आपको। तीन बातें यहां से रेशियो के बेस पे सीखने को मिली है। कौन कौन सी? पहला, मोनो हाइब्रिड के केस में अगर आपसे पूछा जाए फिनोटाइप का रेशियो बता दो मुझे, आप बोलोगे 3:1 का रेशियो होता है। आपसे पूछेगा जीनोटाइप का रेशियो बताओ मुझे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, आप बोलोगे 1:2:1 का रेशियो मिलता है, अभी हमने पढ़ा था। फिर आपसे पूछेगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो मुझे बता दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, आप बोलोगे 1:1 का रेशियो हुआ करता था। ये सब बातें ध्यान रखना, जो भी हमने बातें करी हैं एक बार अच्छे से रिवाइंड कर लेना, अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तीनों लॉ पढ़ लेना, जो भी, एक तो अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के तीनों पॉइंट पढ़े, दूसरा हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा था, और ये टेस्ट क्रॉस की ये सारी बातें करी हैं। अच्छे से एक बार देख लेना इन्हें। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेंगे, मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मतलब कि यहाँ आपने सिर्फ एक कैरेक्टर पे स्टडी करी है, प्लांट के हाइट की। अब मेंडल ने क्या किया था इसके बाद, नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे, इन्होंने क्या किया था, एक प्लांट में किसी दो कॉम्बिनेशन को, दो कैरेक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी थी कि क्या होता है जब दो कॉम्बिनेशन आते थे, कि मतलब कि कोई भी कैरेक्टर है या साथ ही साथ कोई और भी कैरेक्टर ले लिया उसी प्लांट में। मतलब जब ये लिस्टिंग कर रहे थे ना, जब घूमने गए होंगे खेत में, तो इनको बहुत कॉम्बिनेशन दिखे, कॉन्ट्रास्टिंग। इन्होंने देखा प्लांट की एक तो हाइट किसी की बहुत लंबी है, किसी की बहुत छोटी है, मिडल साइड्स का कोई दिखा ही नहीं। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्हें दिखा, कोई फ्लावर तो एकदम वायलेट है, कोई एकदम वाइट है, कॉन्ट्रास्टिंग। ये चीज़ मिली, उसे भी नोट डाउन कर लिया। कुछ और देखा, सीड का शेप कोई गोल मटोल था, कोई पिचका पिचका था, और सीड का कलर येलो कलर का था तो कोई ग्रीन कलर का था। फली जो थी ग्रीन कलर की थी तो कोई ख़राब येलो कलर की थी। इस तरीके से कॉम्बिनेशंस देखे थे इन्होंने, नोट डाउन किया था। और सबसे पहली स्टडी करी थी इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, कि एक जीन जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या क्या असर देखने को मिलता है, इन पे बातें करी थी। दोबारा इन्होंने जो क्रॉस कराया था, मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, कि मतलब दो कैरेक्टर्स जो होते हैं इनका आपस में क्या तालमेल होता है, इसके बारे में इन्होंने फिर स्टडी किया था, देखा था। अब एक एक करके ही चीज़ें देख रहे थे, साथ में थोड़ी सारे कैरेक्टर स्टडी कर लेते, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहे थे, तभी इनको 7 साल का टाइम भी लग गया था, ठीक है। तो ये सब हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तक अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।